हे माय लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए कॉलेज लव स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बिना किसी देरी के। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इशिका, जिसे ध्रुव की सच्चाई अब पूरी तरह से पता चल चुकी थी, जिसकी वजह से उसे ध्रुव के आसपास भी रहने में काफ़ी डर लग रहा था और बार बार उसके दिमाग में कल रात की बात गूंज रही थी, जिस तरह से ध्रुव ने चारों की चारों गोलियां अपने ही डैड के सर में उतार दी। इससे ज़्यादा खतरनाक कोई इंसान कौन ही हो सकता है, और भला वो इतनी खतरनाक कैसे बन गए, इस बारे में उसे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता था। बस वो चाहती थी कि वो जल्द से जल्द अपने डैड को ठीक करे और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाए। आस्था जी को उसके और ध्रुव के बीच हुए किसी भी कॉन्वर्सेशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, जिसकी वजह से वो इशिका को देखकर कहती हैं, पता नहीं क्या हो गया ऐसे, आपने कुछ कहा या इसने? ध्रुव जो कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप परेशान मत होइए, वो ठीक हो जाएगी। ध्रुव के चेहरे पर उदासी और मायूसी साफ नजर आ रही थी, क्योंकि इन 4 सालों के बीच कभी भी इशिका ने उन्हें अवॉइड करके इस तरह से इग्नोर नहीं किया, और ध्रुव को इस चीज़ से उनके दिल में एक अजीब सी तकलीफ सी महसूस होती है, जैसे इशिका का उन्हें अवॉइड करना ऐसा हो जैसे उनके दिल में कोई लगातार खंजर घोंप रहा हो। वो 4 साल तक अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर ही रखना चाहते थे। वो तो चाहते थे कि वो पूरी तरह से इशिका के लिए बदल जाए और अपने इस राजवीर कश्यप की जिंदगी को खुद ही खत्म कर ले, मगर वो ना चाहते हुए भी राजवीर कश्यप बन ही गए। और आखिर क्या ही करते, जिस शख्स से उन्हें अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नफरत हुई थी, यानी कि उनके डैड, वो फिर से कल उनके सामने आ गए थे और उनका गुस्सा उनके कंट्रोल से बाहर हो चुका था। इशिका जो अपने डैड को कांच के दरवाजे से देखते हुए कहती है, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, प्लीज़ आप ठीक हो जाइए डैड। कई घंटे बीत जाते हैं, मगर विक्रम जी की हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं था। डॉक्टर जो सिर्फ उन्हें वेंटिलेटर पर रख सकते थे, मगर इस वक्त वो उनके ऑपरेशन भी करने से डर रहे थे, क्योंकि अगर वो ऑपरेशन करते थे तो उनके सर के ऑपरेशन के बाद उनके बचने का चांसेस और ज़्यादा कम हो जाता, लगभग सिर्फ 10%, और 90% तो यही चांसेस थे कि विक्रम जी अब नहीं बचेंगे। मगर इस बारे में इशिका को ध्रुव ने कुछ नहीं बताया था। ये बात सिर्फ और सिर्फ ध्रुव को ही पता थी, ना आस्था जी को और ना ही इशिका को। थोड़ी देर में ईशान भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। लगभग दोपहर का वक्त था, मगर आस्था जी ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था, जिसकी वजह से इशिका और ईशान दोनों उन्हें फोर्स करके कहते हैं, प्लीज़। इशिका भी कहती है, हाँ मम, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा लीजिए। आस्था जी जो इशिका की तरफ देखते हुए कहती हैं, बोल तो ऐसे रहे जैसे तुमने बड़ा खाना खाया है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्होंने कुछ नहीं खाया है। ईशान जो इशिका को देखकर कहता है, हाँ तुम्हारी भी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, और अभी भी तुम्हारे सर में दर्द तो नहीं है? इशिका जो कहती है, खैर इन सब से आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप ये खाना ले जाइए और हम इसे दोनों लोग तो कोई नहीं खाएगा। ईशान जो ध्रुव के सामने बैठते हुए कहता है, भाई आप तो कुछ खा लो। ध्रुव जो कहते हैं, नहीं रहने दो। सारे डॉक्टर्स जो लगे हुए थे विक्रम जी को ठीक करने में, मगर तब भी उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाती, और साथ ही डॉक्टर तो पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुके थे। वो ध्रुव जी को अपने पास बुलाते हुए कहते हैं, सर। ध्रुव जो किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे कि तभी वो दोबारा से कहते हैं, राजवीर सर। जैसे ही ध्रुव राजवीर नाम सुनते हैं, वो झटके से ऊपर देखते हैं। सब लोग उन्हें राजवीर कश्यप के ही नाम से जानते थे, जिसकी वजह से जैसे ही वो राजवीर नाम लेते हैं, एकदम से ध्रुव गुस्से में उठ जाते हैं। वहीं इशिका भी थोड़े ही दूर पर खड़ी थी। जैसे ही वो राजवीर नाम सुनती है, फिर से उसकी पूरी बॉडी जो अलग तरीके से कांपने लगी थी, जैसे उसे कितना डर लग रहा हो। ध्रुव जो उस डॉक्टर पर इतना जोर से गुस्सा करते हैं कि उनकी मुट्ठियां बहुत कस के बंद हो जाती हैं, और साथ ही वो कुछ तेज कदमों से आगे बढ़ते हैं कि तभी वो इशिका की तरफ एक बार देखते हैं। इशिका जो डरते डरते रह रहकर उन्हीं को देख रही थी। ध्रुव जो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहते हैं, नहीं ध्रुव, कंट्रोल योरसेल्फ, बाद में इस डॉक्टर से निपट लूंगा, लेकिन फिलहाल इशिका को डर नहीं लगना चाहिए मुझसे, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा डरी हुई है। और ये बोलकर वो डॉक्टर के हाथ को कस के पकड़ते हैं और उनके साथ उनके चैम्बर में आ जाते हैं। चैम्बर में जैसे ही वो अंदर एंट्री लेते हैं, तुरंत ही दरवाज़ा बंद करते हुए कहते हैं, आइंदा से मुझे कोई भी यहाँ पर राजवीर बुलाया ना
तो मैं उसकी जीभ कटवा दूंगा। कितने बार बताऊं कि मेरा नाम ध्रुव है, ध्रुव कश्यप। वो डॉक्टर जो लगभग डरते हुए कहता है, सॉरी सॉरी सर, वो हमें यही पता था कि आपका नाम। ध्रुव जो कहते हैं, अब पता चल गया ना, और इतना डरने की जरूरत नहीं है, मार नहीं रहा मैं तुम्हें। बताओ क्या कंडीशन है अभी। ध्रुव की बात सुनकर वो डॉक्टर कहते हैं, सर बस कुछ घंटों के ही मेहमान है विक्रम जी, हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे। जैसे ही ध्रुव ये सुनते हैं, उनकी हाथ जो इस वक्त चेयर पर थे और उनके हाथ जो पूरी तरह से चेयर पर ही कस जाते हैं, वो एकदम से अपने सर को रब करते हुए कहते हैं, इशिका। उनके मुंह से सिर्फ यही शब्द निकलता है और वह फिर से अपने फोरहेड को रब करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इन सब को जानने के बाद इशिका की क्या हालत होगी। एक तरफ ध्रुव की सच्चाई इशिका के सामने आ गई और ऊपर से उसके अपने डैड की डेथ, वो दोनों सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। डॉक्टर जो आगे कहते हैं, जिसको भी उनसे मिलना है वो मिल लें, पर हम विक्रम जी को वापस नहीं ला सकते। ध्रुव जो कहते हैं, वो होश में भी नहीं है। डॉक्टर जो ध्रुव की बात सुनकर कहते हैं, हम उन्हें इंजेक्शन लगा दे रहे, वो कुछ देरों के लिए होश में आ जाएंगे और वो अपने फैमिली वालों से आखिरी बार मिल सकते हैं। ध्रुव जो कहते हैं, मुझे ये सिनेरियो नहीं चाहिए, इशिका बहुत घबरा जाएगी, उसे यहाँ से मुझे तुरंत ही यहाँ से दूर करना होगा। एक काम करिए, आप इंजेक्शन लगवाइए और जल्द से जल्द उन्हें होश में लाइए। एक बार इशिका उनसे मिले, उसके बाद मैं उसे यहाँ से भेज देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उसके सामने उसकी डैड की डेथ हो, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी। वो डॉक्टर तुरंत ही उठते हैं और अपने स्टाफ को लेकर के विक्रम जी को इंजेक्शन लगाने के लिए चले जाते हैं। वहीं ध्रुव जो उसी चैम्बर से बाहर आकर इशिका की तरफ देखते हैं, जो बहुत ही परेशानी में खड़ी होकर के बस अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। साथ ही राजवीर नाम सुनते ही उसके चेहरे पर एक अलग सी शिकन आ गई थी, जिसे ध्रुव नोटिस करके अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो रहे थे। और जैसे इशिका की जिंदगी में हो रहे सारे प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी ध्रुव ने खुद पर ही डाल रखी हो। डॉक्टर जो आकर आस्था जी से कहते हैं, आप पेशेंट से मिल सकती हैं, वो होश में आ गए हैं। जैसे आस्था जी सुनती हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहीं इशिका भी लगभग दौड़ते हुए अपने डैड से मिलने के लिए चली जाती है, मगर ध्रुव तो इस बात को अच्छे से जानते थे कि ये सिर्फ कुछ देरों की ही खुशी है। उसके बाद ये खुशी कहीं गायब सी हो जाएगी और सबके चेहरे पर फिर से उदासी आ जाएगी। इन सब में उन्हें सबसे ज्यादा बुरा अपनी इशिका के लिए लग रहा था। इशिका जो तुरंत ही अपने डैड के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, हाँ आपको कुछ नहीं होगा डैड, आप ठीक हो गए। देखिए मैं कह रही थी ना, आप ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा आपको। मामा देखो देखो देखो, डैड होश में आ गए। आस्था जी भी कहती है, हाँ होश में आ गए आप, बहुत 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 शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर जो उन लोगों को इस तरह देखकर एकदम से निराश हो गए थे और वो भी वहाँ से तुरंत ही चले जाते हैं, क्योंकि वो भी इस हालत को देखना नहीं चाहते थे। ये आस्था जी और इशिका का कुछ देर का ही वहम था कि विक्रम जी अब ठीक हो गए हैं। लगभग ऐसे ही 1 से 1.5 घंटे हो जाते हैं और विक्रम जी की कंडीशन दोबारा से बिगड़ने लगती है। ध्रुव जो समझ जाते हैं कि अब विक्रम जी की जान खतरे में है, तो वो तुरंत ही ईशान से कहते हैं, इशिका को लेकर घर जाओ तुरंत। आस्था जी जो कहती हैं कि क्या हुआ ये, हाँ आप लोग बाहर क्यों भेज रहे हैं। डॉक्टर्स जो कहते हैं, आप प्लीज बाहर निकलिए, हमें थोड़ा कंडीशन चेक करना होगा। आस्था जी जो कहती हैं, पर ये तो ठीक हो गए थे ना, फिर आप लोग कि तभी डॉक्टर जी जो उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैम, एक बार हमें चेक कर लेने दीजिए। डॉक्टर्स एक आखिरी बार कोशिश करना चाह रहे थे, या यूँ कह लें कि वो इशिका को किसी भी तरह से रूम से बाहर करना चाह रहे थे, वो भी ध्रुव के ही ऑर्डर पर। इशिका इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती कि विक्रम जी उसके सामने ही अपना दम तोड़ दिए। ध्रुव जैसे ईशान को इशारा करते हैं, ईशान उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, इशिका आई थिंक हमें मेंशन चलना चाहिए। इशिका जो कहती है, पागल हो गए क्या तुम, इस हालत में छोड़ करके मैं चली जाऊंगी अपने डैड को, पता नहीं क्या हो गया अचानक से, अभी तक तो ठीक थे वो। ईशान जो कहता है, इशिका ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हें चलना पड़ेगा। इशिका जो कहती है, क्यों, और ये क्या जबरदस्ती है, मैं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। इशिका की सिचुएशन अब ईशान के अंडर कंट्रोल में नहीं रह गई थी, तो ध्रुव जो क्रिश को इशारा करते हैं, तो क्रिश भी जो वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा था, वो इशिका की तरफ आते हुए कहता है, मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको चलना होगा। इशिका जो कहती है,
ज़बरदस्ती है क्या? नहीं जाऊँगी मतलब कहीं नहीं जाऊँगी। और मॉम को इस हालत में छोड़कर। कि तब ईशान जो कहता है, भाई है ना उनके साथ। जैसे इशिका ये सुनती है वो एक बार ध्रुव की तरफ देखती है और उन्हें डरते हुए देख रही थी वो। जैसे ध्रुव को बहुत ही बुरा लग रहा था मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे। इशिका जो कहती है, उनके साथ अपनी मॉम को नहीं छोड़ सकती मैं। पता नहीं कौन सा नया बदला स्टार्ट कर देंगे लेना, और कहीं आस्था मॉम को भी नहीं, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। जब देखते हैं ध्रुव कि ना तो क्रिश और ना ही ईशान की बात इशिका मान रही है, तो ध्रुव जो दूर से सारे ड्रामास को देख रहे थे, ना तो ईशान और ना ही क्रिश के कंट्रोल में आ रही थी इशिका। उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि वो अपनी मॉम को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी, और ध्रुव के साथ अकेले छोड़ करके तो बिल्कुल नहीं। वहीं ध्रुव जो देखते हैं कि इशिका जब जाने को तैयार नहीं हो रही तो वो खुद आते हैं, इशिका के सामने आते हुए कहते हैं, तुम्हें चलना पड़ेगा इशिका। इशिका को बचाने के लिए ध्रुव खुद ही उसके सामने आकर विलन बन गए थे। इशिका जो कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज़ में अब कपकपी साफ नजर आ रही थी, साथ ही उसके हाथ पैर भी अब ठंडे पड़ रहे थे। ध्रुव जो एक कदम और इशिका की तरफ आगे बढ़ाते हैं तो इशिका भी पीछे हो जाती है। ध्रुव जो तुरंत ही उसके रिस्ट को पकड़ते हैं और लगभग उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगते हैं। इशिका जो बहुत जोर शोर से चिल्ला भी रही थी मगर ध्रुव एक बार उसे पीछे घूर कर देखते हुए कहते हैं, आवाज़ मत करना तुम। इशिका जो एकदम से अपने मुंह को चुप करा लेती है। वैसे उसके अंदर बहुत शोर मच रहा था और वो अपने मॉम डैड को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, मगर ध्रुव भी क्या कर सकते थे। इशिका के मेंटल हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता जब अपने डैड को इस तरह मरता हुआ देखती, जिस वजह से ही ध्रुव को उसे मेंशन ले जाना पड़ता है। मेंशन में ले आकर इशिका को वो अपने रूम में ले जाते हैं और इशिका को बेड पर बैठाते हुए कहते हैं, तुम पानी पी लो, सुबह से कुछ भी खाए पी नहीं हो तुम, शाम हो गई। इशिका जो कहती है, हाँ मैं पी लूँगी, आप चाहिए उसे। इशिका की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ध्रुव को एक बार भी ठीक से देख पाए। वो उनकी आंखों में देखती तो वो झटके से अपना चेहरा इधर उधर कर लेती। ध्रुव को इस चीज़ से बहुत तकलीफ हो रही थी मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे और वो इशिका को ज़बरदस्ती उसी रूम में लॉक करके चले जाते हैं और सारे स्टाफ को इशिका के रूम के आसपास रहने के लिए कहते हैं। और इशिका, अगर आपके मैम को कुछ भी चाहिए होगा तो आप खुद उन्हें रूम में ले जा कर देंगे और मेक श्योर कि वो मेंशन से बाहर ना निकले। बॉडीगार्ड्स को भी इशिका को बाहर ना निकलने देने के लिए ऑर्डर दे देते हैं कि अगर इशिका बाहर निकले तो वो तुरंत ही उसे अंदर कर दे। किसी भी हालत में इशिका इस मेंशन से बाहर नहीं आनी चाहिए। इशिका तो ध्रुव को गलत ही समझ रही थी। जब से राजवीर कश्यप उनके सामने आया था तब से इशिका को लग रहा था कि ध्रुव सबसे बड़े गुनहगार हैं। इशिका को लगता है कि ध्रुव ने इसलिए उसे इस रूम के अंदर बंद कर दिया है ताकि वो राजवीर कश्यप वाली बात बाहर न निकाल सके। और साथ ही सानवी की कई बातें अब उसके दिमाग में यकीन की तरह घूमने लगी थी कि अब तो उसे पूरी तरह यकीन हो गया था कि ध्रुव ने ही विक्रम जी और साथ ही आस्था जी का एक्सीडेंट करवाया है। इशिका जो बहुत कोशिश करती है कि वो किसी भी तरह से इस रूम से बाहर निकल जाए मगर स्टाफ उसे बाहर निकलने नहीं देती। और एक बार जब इशिका पूरे दम लगा करके बाहर निकल भी जाती है तो बॉडीगार्ड्स उसे फिर से अंदर रूम में ले जाकर लॉक कर देते हैं। इशिका जो फूट फूट कर रोए जा रही थी, जिस शख्स के साथ उसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी थी उसी शख्स ने उसके डैड की हत्या कर दी। इस बात को सोच सोच कर ही इशिका के दिमाग में बार बार ध्रुव का चेहरा नजर आता और फिर उस राजवीर कश्यप का जिससे वो कल मिली थी। वही हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जो काफ़ी मायूस होकर बाहर आते हैं और आस्था जी से कहते हैं, हम रियली सॉरी मैम, पर मैं आपके हस्बैंड को बचा नहीं पाया। जैसे ही आस्था जी ये सुनती हैं वो अपने कानों पर अपना हाथ रख लेती हैं और अपने सर को नाम हिलाते हुए कहती हैं, नहीं नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं हो सकता। जैसे ही आस्था जी के कानों में ये बात पहुंची थी उनके कदम एकदम से लड़खड़ा जाते हैं। वो अपने कानों में हाथ लगाकर अपने सर को बार बार नाम में हिला रही थी मगर विश्वास तो अब उन्हें भी होना ही था कि विक्रम जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो एकदम से गिरती ही कि ध्रुव उन्हें आकर संभाल लेते हैं और आस्था जी जो ध्रुव के कॉलर को पकड़ के फूट फूट कर रोने लगती हैं जैसे अब उनकी जिंदगी में तो कुछ रह ही ना गया हो। वही ईशान और क्रिश भी आस्था जी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। ईशान जो पानी देते हुए कहता है, आंटी प्लीज़ आप पानी पी लीजिए। ईशान भी इन सारे मामलों को देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था क्योंकि ईशान भी एक इमोशनल ही लड़का था।
उसके आंख भी पूरी तरह से लाल हो चुके थे, साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी गिरने लगे थे, जो काफी टाइम तक आस्था जी को उसी तरह अपने सीने से लगाए हुए उनको रोने के लिए जगह दे देते हैं। आस्था जी भी अब पूरी तरह से थक हार चुकी थी और अब उनकी हिम्मत नहीं रह गई थी कि अब वो एक शब्द ही बोल पाए। कल रात से लगातार आस्था जी सिर्फ रोए जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ इशिका, जो बहुत ही बेचैन थी और अपने डैड से मिलना चाहती थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ध्रुव उसके साथ इस हद तक किस तरह जबरदस्ती कर सकते हैं। मगर उससे समझ आता है और वो खुद से ही कहती है, जरूर वो अपने सच को छुपाना चाहते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि अपने सच को छुपाने के लिए वो मुझे भी मार दे। और फिर वो नीचे देखते हुए अपने पेट को सहलाते हुए कहती है, अगर मैं मर गई तो मेरा नहीं, ये नहीं होने दूंगी मैं। इशिका को इस बात का डर था कि कहीं ध्रुव अपनी सच्चाई छुपाने के लिए इशिका को ही ना मार दे। पर ऐसा तो कभी नहीं हो सकता था। ध्रुव अपनी जान पर खेल जाते, मगर इशिका की जान को वो हाथ कैसे लगा सकते थे? भला इशिका में ही तो उनकी जान बसती थी। लगभग ऐसे ही बेचैन रहते हुए इशिका की पूरी रात बीत जाती है और जब सुबह होती है तो इशिका की आंख होती है। वो इस वक्त ज़मीन पर ही बैठी हुई थी और उसने अपने दोनों पैरों को सिकोड़कर उसी पर अपना सर रख लिया था और कब उसकी आंख लग गई थी उसे पता ही नहीं चलता। वो देखती है कि बाहर लगातार रोने की आवाज़ आ रही है तो वो झटके से दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा इस वक्त अनलॉक था। वो जैसे ही अपने नीचे आकर देखती है, वो देखती है कि पूरे मेंशन का माहौल एकदम से रोने जैसा बन चुका है और सब लोग सफ़ेद कपड़े में बैठे हुए आस्था जी को हिम्मत दे रहे हैं। जैसे ही इशिका ये देखती है, उसके पैर एकदम से फिसल जाता है और वो लगभग सीढ़ियों से गिरने वाली होती है कि ध्रुव, जो तुरंत ही आकर उसे संभाल लेते हैं। इशिका, जो जैसे ही देखती है कि वो ध्रुव की बाहों में है, वो एकदम से झटका देते हुए उन्हें अपने आप से दूर करती है और उनसे कहती है, दूर रहिए मुझसे, सपना है ये सपना हो सकता है, सच नहीं हो सकता। और वो खुद को बार बार ये रियलाइज़ कराती है कि उसके डैड तो बिल्कुल ठीक हो गए थे, फिर ये सब क्या है। जैसे ही वो आस्था जी के सामने रखे फ़ोटो को देखती है, वो देखती है कि विक्रम जी के फ़ोटो पर हार चढ़ा हुआ है और ये देखकर वो एकदम से नीचे बैठ जाती है, जैसे अब उसके अंदर जान ही ना बची हो। ध्रुव, जो पीछे से आकर उसे संभालने की कोशिश करते हैं, मगर इशिका जो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, दूर रहिए मुझसे। इशिका की इतनी तेज आवाज़ सुनकर सारे आसपास के लोग उसे ही देखने लगते हैं। ध्रुव, जो इशिका को अपनी गोद में उठाते हैं और फिर से उसे रूम में ले जाते हुए कहते हैं, तुम यहाँ से चलो वरना तुम्हारे दिमाग पर बहुत असर पड़ेगा। इशिका जो कहती है, आपके साथ रहते रहते मैं खुद भी पागल हो जाऊंगी, बिल्कुल आपकी तरह। जैसे आप साइको हैं वैसे आप मुझे भी साइको बना देंगे। मैं आपके साथ नहीं रह सकती। इस वक्त ध्रुव, जो इशिका के साथ ही थे, लगभग सुबह से शाम हो जाती है और वो इशिका को अपनी बाहों में ज़बरदस्ती जकड़े हुए थे, जैसे वो इशिका को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हों, मगर इशिका जो उनसे बार बार दूर जाने की कोशिश कर रही थी। जिस तरह ध्रुव ने इशिका को अपनी बाहों में जकड़ रखा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि ध्रुव को पता हो कि अब ये पल शायद ध्रुव की ज़िंदगी में कई साल बाद ही आ सकता है या तो फिर कभी नहीं। वो इशिका को आज जी भर के गले लगाना चाहते थे और वो चाहते थे कि वो पूरी तरह से इशिका के साथ इसी तरह अपने वक्त को बिता दें। अब विक्रम जी की बॉडी का क्रियाक्रम भी हो चुका था और अब आस्था जी की भी रोने की आवाज़ थोड़ी धीमी पड़ चुकी थी। आसपास के लोग भी आस्था जी को हिम्मत देकर अब जा चुके थे। ध्रुव, जो देखते हैं कि अब माहौल पहले से थोड़ा बहुत बेहतर हो चुका है, तो वे इशिका को अपने आप से दूर कर देते हैं। इशिका जो तुरंत ही दौड़ते हुए नीचे की तरफ आती है और आस्था जी को पीछे से पकड़ते हुए उन्हें जोर जोर से पकड़ के रोने लगती है। आस्था जी भी अपनी बच्ची को संभालते हुए कहती है, ना मेरी बच्ची, ना रो। इशिका जो कहती है, हमारा सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने, अब हम यहाँ और नहीं रह सकते। आस्था जी जो कहती हैं, किसने खत्म कर दिया। इशिका नहीं चाहती थी कि ध्रुव की सच्चाई इस वक्त आस्था जी को पता चले। पहले से आस्था जी इतना टूट चुकी हैं और अगर ध्रुव की सच्चाई उन्हें पता चल जाएगी तो वो तो और ज़्यादा बिखर जाएंगी। इस बात को इशिका अपने दिल में ही दबा कर रखना चाहती थी और ध्रुव की सच्चाई वो आस्था जी से नहीं बताती और बस आस्था जी से इतना कहती है, हम आज रात यहाँ से चले जाएंगे, हम यहाँ और नहीं रह सकते। इशिका को अच्छे से समझ आ चुका था कि अगर वो यहाँ रहेगी तो उसके मेंटल हेल्थ पे बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। ये इस हालत में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो आस्था जी से कहती है, हम कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे,
हम यहाँ नहीं रहेंगे। आशा जी जोश से कहती हैं, पर हम कहाँ जाएंगे बच्ची? इशिका जो कहती है, आप लोग जहाँ रहते थे, जहाँ मेरी मॉम का बिजनेस है, हम वही वापस चले जाएंगे। आइए जानते हैं क्या होने वाला है आने वाली कहानी में, और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।